हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग जो इससे पहले एक पार्ट देखे थे साइंस का, जिसमें हम लोगों ने एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था पूरे तरीके से। तो वो पार्ट 1 था, जिसमें उसमें आधा पार्ट जो है हुआ है और आधा जो है बाकी है। तो इससे पहले अगर जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, वो पहले पिछला वीडियो जाके कवर करें, उसके बाद जो है इसको देखेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, स्टेट पीसीएस से लेकर के आपके टीचिंग एग्ज़ाम से या वनडे एग्ज़ाम से लेकर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी बेस नोट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात किया था टंग और टीथ के बारे में, ठीक है। टंग क्या है जो आपको पता है? टंग हमारा जीभ और दांत जो है यह दंत कहलाएगा। तो जो टंग होता है वह केमिकल डाइजेशन यानी रासायनिक पाचन, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होता है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको कुछ भी हम खाते हैं तो उसको च्यूइंग करके उसको डाइजेस्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी स्टार्च का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टीथ ये भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। तो टीथ की बात करें तो टीथ को समझिएगा अच्छी तरीके से। स्टडी यानी कि टीथ के स्टडी को क्या कहते हैं? टीथ के स्टडी, टीथ का अध्ययन कहलाता है ओडेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अपर लेयर ऑफ टीथ इज अ मेड ऑफ इनेमल, यानी कि जो दांत का ऊपरी हिस्सा होता है ये किसका बना हुआ होता है? वह जो है इनेमल का बना होता है, यानी दांत को ऊपरी परत एनिमल की बनी हुई होती है, ठीक है। इनेमल बोलते हैं, इनेमल की बनी हुई होती है। तो दांत की जो ऊपरी लेयर होती है किसकी बनी हुई होती है? तो इनेमल की बनी हुई होती है, ओके। इनेमल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी, यानी एनिमल जो होता है, ठीक है, इनेमल बोलते हैं। इनेमल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल। तो दांत के बारे में आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। क्या क्या समझिए। सबसे पहले इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। और दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है वह इनेमल कहलाती है। और इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ओके। अब बात करते हैं इनेमल किसका बना हुआ होता है। तो इनेमल इतना कठोर होता है, पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो यह दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट ये दो चीज़ों से मिलकर जो है इनेमल बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट याद रखिएगा, ओके। अब बात करते हैं टीथ, ठीक है, टीथ के बारे में। तो टीथ जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी संरचना कैसी, ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यानी टीथ को दो पार्ट में डिवाइड, एक इसकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे और एक इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें तो एक मिल्क टीथ, जब बच्चे का जन्म होता है तो मिल्क दूध के दांत जिसको कहते हैं मिल्क टीथ, जो बच्चों में टोटल लगभग 20 होते हैं। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। जो परमानेंट मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो हमारे जो दांत होते हैं स्थायी हो जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 32। और बच्चों में दूध के दांत 20 अप्रॉक्स होते हैं जो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, फिर नए दांत आते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है, एक दूध के दांत और एक स्थायी दांत। तो इसकी उत्पत्ति हो गई। हम बात करें स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो आपको 4 प्रकार के दांत देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के? 4, ठीक है। 4 प्रकार के दांत देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर। सबसे पहले बोलते हैं कृतंक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। इंसीजर क्या बोलेंगे? इंसीजर या कृतंक, ठीक है। और ये किसका इस्तेमाल? यह जो है काटने यानी कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, काटने के लिए। दूसरा होता है कैनाइन, इसको हिंदी में रदनक कहते हैं। आप दूसरा भाग देख रहे हैं, कैनाइन या फिर रदनक कहलाता है। यह क्या करने के लिए? चीरने फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो इंसीजर सबसे पहले जो दांत होते हैं इंसीजर होते हैं जो काटने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर दूसरे दांत जो होते हैं यह रदनक होता है जो कि चीरने फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको तीसरा दांत मिलेगा, कौन सा? प्रीमोलर, ठीक है, इसको बोलते हैं अग्र चवर्णक।
प्री मोलर या फिर अग्र चवर्णक, यह जो है च्युइंग के लिए यानी काटने, च्युइंग यानी चबाने के लिए इस्तेमाल, जो आखिरी के दांत होते हैं ना वो, तो यह जो है च्युइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी चबाने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा? प्री मोलर या अग्र चवर्णक। उसके बाद बात करें मोलर। मोलर जो है ये दोनों च्युइंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसको चवर्णक कहते हैं, ये लास्ट वाला। ओके, तो आपको याद रखना है ICPM। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोरल। हिंदी में क्या बोल सकते? क र अ च, यानी कि क से कृदंत, फिर रदनक, फिर अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टूथ डीके यानी दंत चरण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए शुगर यानी शर्करा और हमारा एसिड यानी शर्करा, जब हमारे मुख में जब हम कुछ चॉकलेट वगैरह खा रहे होते हैं या फिर कोई भी शुगर वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें खा रहे होते हैं, हमारे मुंह में बैक्टीरिया अगर आ गए तो वो क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है किसको? हमारे जो इनेमल है, ठीक है, वो क्षतिग्रस्त कर देता है किसको? एसिड में। वो अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो हमारा जो इनेमल इतना मजबूत पार्ट होता है वह एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वह पेस्ट बन करके, कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं तो वो पेस्ट बन करके वो आपका क्षार, यानी वह एसिड है, एसिड से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्षार में, यानी बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वह जो है SAH यानी आपका लवण और जल में कन्वर्ट हो जब आप पानी पिएंगे तो आपकी नो कैविटी यानी कि यहाँ पर आपका जो दांत है कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ज़्यादा शुगर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा शुगर खाएंगे तो बैक्टीरिया के द्वारा हमारे मुंह में जो इनेमल है, इनेमल कैविटी हो क्या हो जाती है? वह कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इस तरीके से हमारे दांतों का चरण होता है, यानी दांत की कैविटी ख़त्म होती जाती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए मीठा कम खाना चाहिए। अब बात करते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं इसके बारे में। डॉक्टर जो है फ्लोराइड यानी कि पेस्ट, कुछ भी हो उसको पेस्ट बना के खाएं। ठीक है, फ्लोराइड जैसे पेस्ट बना कर खाएं। और इनेमल यानी कि अगर, क्योंकि जो डॉक्टर्स कहते हैं जो फ्लोराइड पेस्ट बना के खाना चाहिए और जो इनेमल होता है वो हमारा हार्ड होता है, तो अगर हम पेस्ट बना के खाएंगे तो हमारा जो इनेमल होगा वो इतनी हार्ड परत होगी, उतना ज़्यादा उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। ओके, तो ये डॉक्टर्स की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं केमिकल डाइजेशन क्या होता है। केमिकल डाइजेशन की बात करें तो रासायनिक पाचन एंजाइम के द्वारा ही होता है। ठीक है, जो केमिकल डाइजेशन होता है वह एंजाइम्स के द्वारा होते हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन, जैसे कोई एंजाइम है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, और प्रोटीन जो कुछ भी खा पी रहे होते हैं दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और केमिकल डाइजेशन होता है। ये सब दांतों संबंधित चीज़ें हैं। अब बात करें टीथ लेयर स्तर, कितने प्रकार का होता है टीथ आपका। तो टीथ की अगर बात करें तो एक हो गया इनेमल, दूसरा होगा डेंटिन और तीसरा हो गया पल्प। ठीक है, जो इनेमल होता है, दांत की जो स्तर है कितनी होती है? 3 होती हैं। तो जो इनेमल होता है उसकी ऊपरी परत को इनेमल, दांत की ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। फिर एक मिडिल लेयर होता है जिसको मध्य स्तर, इसको डेंटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिन। ओके, डेंटिन। तो जो दूसरी परत होती है जिसको हम मध्य स्तर या मिडिल लेयर कहते हैं उसको डेंटिन कहेंगे। तीसरी परत यानी इसको इनर लेयर, जिसको आंतरिक स्तर बोलते हैं, इनर लेयर, उसको पल्प कहा जाता है। ओके, तो कितने पार्ट होते हैं? 3। जैसे आपका ये दांत हो गया, तो ये दांत जो है ऊपर लेयर जो होती है इसको क्या बोलते हैं? ऊपर लेयर, उसको इनेमल कहते हैं। फिर जो बीच की लेयर होती है उसको डेंटिन और अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको पल्प कहते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि टोटल जो है कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। ओके, तो मिल्क टीथ की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर 2 दांत जो होते इंसीजर होते हैं, ठीक है ना, और एक दांत जो होता है कैनाइन होता है, और प्री मोलर, मोलर जो होते हैं बच्चों में 0 होते हैं, मोलर 2 होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको अगर इंटू करेंगे यानी ऊपर नीचे दोनों के दांत मिला के, ऊपर और नीचे दोनों, तो टोटल ऊपर के 10 नीचे के 10 यानी टोटल 20 दांत होते हैं मिल्क टीथ। अब बात करें जो हमारे स्थायी दांत, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना, 21 23, यानी जो 2 होते हैं हमारे इंसीजर होते हैं कृतंक वाले, ठीक है, एक रत्नक होता है, सामने जो होते हैं ना वो
जिसको हम रत्नक कहते हैं या कैनाइन कहते हैं। फिर आपका हो गया क्या, आपका प्रीमोलर। फिर 2 होते हैं उनकी संख्या और 3 होते हैं हमारे मोलर। ठीक है, अग्र चवर्णक और चवर्णक, तो इनकी संख्या होती है ऊपर नीचे दोनों को मिला के 2 से मल्टीप्लाई करें टोटल 32, यानी परमानेंट स्थायी दांत कितने होते हैं, 32। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 21, 23 और 21, 23। और बच्चों में कितना, बच्चों में 21, 02, क्योंकि ये जो आपका प्री मोलर होता है ये बच्चों में नहीं होता है, इसलिए उनके दांत जो है 20 होते हैं। कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं जो एग्जाम से संबंधित है। जीवन में 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या मतलब कितनी है, तो हमारे 20 होते हैं। ठीक है, 20 होते हैं, क्योंकि 32 में 20 को माइनस कर देंगे तो जीवन में 2 बार उगने वालों की संख्या, वो जो उसमें हमने देखा था बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है तो उसको माइनस कर देंगे, टोटल संख्या 20 होती है। ठीक है, जीवन में एक ही बार उगने वाले तो 12, जो 32 था, तो जीवन में 2 बार उगते हैं तो माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12। 12 ऐसे दांत हैं जो एक ही बार उगते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको ये टीथ वाला कॉन्सेप्ट जो है आई होप समझ में आ गया होगा, जो हमारा किसका पार्ट है, एनिमल न्यूट्रिशन का पार्ट है। अब बात करते हैं इसका पार्ट 2, आगे क्या है। तो यहाँ पर जंतुओं में पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन में अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन बुकल कैविटी, यानी मुख गुहिका में पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखिए, मुख गुहिका में पाचन की बात करें तो सबसे पहले कोई चीज़ जब आप खाते हैं तो कहाँ जाता है, आपके दांतों से चबाया जाता है और आपके जीभों पर रहता है। तो हमारे जीभ में पाया जाता है टालोइन एंजाइम। ठीक है, जो लार होता है ना, लार, इसको स्लाइवली एमाइलेज के नाम से, मतलब उसको स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, हमारी लार ग्रंथियाँ, स्लाइवरी ग्लैंड्स, वो सिक्रेट करती है हमारे स्लाइवा, लार। ठीक है, तो वह जब जो कोई भोजन होता है वह हमारी लार ग्रंथियों के द्वारा उसमें मिक्सअप होता है, तो वहीं से जो टालोइन एंजाइम है वह बनता है। और टालोइन एंजाइम, जैसे आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, कुछ खा रहे हैं, जैसे स्टार्च खा रहे हैं आप, या आलू का टुकड़ा हो गया, कार्बोहाइड्रेट का कोई, या तो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट कुछ भी अगर आप खा रहे हैं, तो सबसे पहले वह स्टार्च को क्या करता है, मॉल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ, आपके मुंह में ही, यानी सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो आपके मुख में होता है। ओके, तो स्टार्च से कन्वर्ट हुआ किसमें, मॉल्टोज में। ओके, अब बात करते हैं आमाशय में पाचन कैसे होता है। ये सारी प्रोसेस पढ़े कि कहाँ कहाँ पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले तो मुख में होता है। ठीक है, जैसे आप, और किसका मुख में होता है सबसे पहले, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले मुख में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च आप खा रहे हैं तो वो जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मॉल्टोज में। ओके, किसके माध्यम से, टालोइन एंजाइम के माध्यम से। अब बात करें डाइजेशन इन स्टमक, तो डाइजेशन की अगर बात करें तो पेट में कैसे होता है, तो आप देखिए, ये हमारी कौन सी नली है, इसको बोलते हैं ग्रसनी। जैसे ये फूड है और ये ग्रसनी के माध्यम, यानी इसोफेगस ये नली होती है और इसके माध्यम से खाना जो हमारे पेट में जाता है, ये आप देख रहे हैं, ये स्टमक है, इसको हम पेट कहते हैं या आमाशय कहते हैं। और ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको इसोफेगस कहा जाता है या ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक गति होती है क्रामानुकंचन। ठीक है, क्रामानुकंचन गति, जैसे यहाँ खाना है तो खिसकते 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 कहाँ जाता है, पेट में आ जाता है, क्रामानुकंचन गति के माध्यम से। आहार नाल में संकुचन होता है, इसका मतलब कि आहार नाल में संकुचन होता है, इसलिए जो भोजन है हमारे मुख से हमारे आहार नाल के थ्रू, ग्रसनी की इसोफेगस के थ्रू हमारे पेट में आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसके माध्यम से, तो ग्रसनी के माध्यम से या फिर इसोफेगस के माध्यम से। कौन सी गति होती है इसमें, क्रामानुकंचन की गति होती है। अब पेट में जब ये आता है तो क्या होता है, अच्छे समझिएगा, हम जब ये भोजन हमारे पेट में आता है तो हमारे पेट में एक होता है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो पेट है अपने दीवारों से HCl सिक्रेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये अपने जो हमारा भोजन है, वो जो खाना है उसको एसिडिक बनाया जा सके, अम्लीय बनाया जा सके, इसीलिए जो है सिक्रेट करता है। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। HCl का कार्य क्या है, HCl का काम होता है हमारे भोजन को क्या करना, अम्लीय बनाना। ठीक है, तो भोजन में, और दूसरा कार्य क्या होता है,
एक हमारे भोजन में अगर हम कुछ गलती से कुछ ऐसे चीज़ें खा लें जिसमें बैक्टीरिया हैं तो उसको नष्ट कर देना। और तो ये HCl हमारा पेट रिलीज़ करता है, तो वो जो HCl होता है भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और आमाशय में उपस्थित एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है। ठीक है ना। तो आमाशय में उपस्थित जो एंजाइम्स जैसे ही HCl सीक्रेट हो जाएगा तो आमाशय में उपस्थित जो एंजाइम्स हो गए वो क्या करते हैं, वह सक्रिय प्रेजेंट हो जाते हैं कार्य करने के लिए। ठीक है, आप समझिए अच्छे से आमाशय को। तो ये हमारा, ये आप दीवार देख रहे हैं ना, ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे आप देखिए, यह वॉल होती है, आमाशय की भित्ति इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ होता है, श्लेष्मा की परत होती है जो आमाशय को भित्ति के HCl से बचाता है। जो हमारा आमाशय है, पेट है, आमाशय को भित्ति के वो HCl से बचाता है। जो आमाशय की दीवार होती है ये वाली, यह HCl से बचाता है, यानी इन दोनों के बीच में एक श्लेष्म की परत होती है, म्यूकस जिसको बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की परत होती है, जिससे दोनों ये चिपक ना जाए आपस में। ठीक है, पेट और HCl, इसलिए दोनों के बीच में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो दोनों को बचाता है। और यहीं पर एक अल्सर भी बनता है जिसको बोलते हैं पेप्टिकुलर। ठीक है, पेप्टिकुलर यानी पेप्टिक अल्सर। तो ये सब कार्य कहाँ हो रहे हैं, ये सब कार्य पेट में हो रहे हैं। और अगर जैसे कि मान लीजिए HCl ये रिलीज़ कर रहा है ना हमारा पेट, तो पेट में अगर बहुत अधिक मात्रा में HCl अतिश्रवण से एसिडिटी हो, अगर बहुत अधिक मात्रा में बॉडी में HCl सीक्रेट हो रहा है तो क्या हो जाता है, वह जो है एसिडिटी बन जाती है। फिर जैसे ये खाना इधर आए तो ये वापस ऊपर की तरफ जाता है, फिर खट्टी डकारें आती, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो भोजन है हमारे मुंह में वापस आ गया, ऐसा होता है ना कभी। तो वह जो स्थिति होती है वह एसिडिटी की कहलाती है। फिर हम क्षार पीते हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा HCl रिलीज़ हो गया तो फिर ऐसी स्थिति बनती है हमारे पेट में, तो फिर हम उधर इनो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इनो पीते हैं, क्षारीय, तो वो चीज़ें जो होती हैं यह वापस जो है आपके पेट में आ जाती हैं। ठीक है, और दोनों का बैलेंस हो जाता है, तो इसीलिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा आमाशय में पाचन की क्रिया होती है। और जब ये HCl सीक्रेट होता है तो अब आगे की प्रोसेस बढ़ती है। जैसे हमने जो भी यहाँ तक तो हमने समझा कि वहाँ पर HCl सीक्रेट होता है और HCl क्या करता है, हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि ये जो हमारा पेट है ना, जैसे हमारा कोई भोजन है, याद रखिएगा हम पेट में भोजन कितने घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे जो भी कुछ हम खाते हैं वो हमारे पेट में रहता है। कितना, 4 से 5 घंटे ये आमाशय में। ठीक है, पेट में फिर डाइजेशन की क्रिया होती है। तो डाइजेशन ग्लैंड्स जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियाँ कहते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस। अब ये कुछ एंजाइम्स हमारे पेट में पाए जाते हैं, क्योंकि HCl का काम ही क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं उसको एक्टिव करना। तो जो ये गैस्ट्रिक जूस हमारा यहाँ पर रिलीज़ होता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारे आमाशय के अंदर। एक होता है पेप्सिन एंजाइम, दूसरा एडेनिन, तीसरा जो है लाइपेज। ठीक है, ये 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। ये तीनों एंजाइम कहाँ होते हैं, हमारे आमाशय में पाए जाते हैं। ओके, और ये भूमिका निभाता है किसमें, डाइजेशन में। तो अब बात करते हैं, सभी को एक एक करके अच्छे समझते हैं। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पेटों में पाए जाने वाला हमारा जो ग्लैंड है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लैंड्स में क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहती हैं, यानी जठर ग्रंथियाँ होती हैं। और जो ग्लैंड होती है श्रावण करती किसका, जठर रस का। और जो ये जठर, जैसे मान लीजिए आपका ये पेट हो गया, ठीक है, ये आपका पूरा पेट है, तो ये जो पेट के ये जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है ना एक लिक्विड फॉर्म में, मतलब जो ग्लैंड्स होती हैं इसके दीवारों पर जो ग्लैंड होती है वो क्या सीक्रेट करती है, वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेंगी। और यही गैस्ट्रिक जूस में ही क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो कितने प्रकार के एंजाइम्स हमने बताया पेट में, 3 प्रकार के, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो किस में सहायता करता है, हम कुछ भी अगर खा रहे हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। और ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन को तोड़ करके पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जो पेप्सिन है प्रोटीन के हेल्प में, प्रोटीन के पाचन में सहयोग करता है पेप्सिन एंजाइम, और किस में तोड़ता है, पेप्टोन में।
ओके। अब देखिए बात करते हैं रेनिन। जो रेनिन एंजाइम होता है यह किसको कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पर तो यहाँ तक बात समझ में। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वह प्रोटीन को कन्वर्ट करता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन में। ओके, पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं रेनिन। जो रेनिन एंजाइम होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, यह जो है मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि आपका मिल्क से बनने वाला कोई प्रोडक्ट या मिल्क में पाया जाने वाला, दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। ओके, तो जो रेनिन होता है यह किस में कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। अब बात करते हैं लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो होता है यह वसा के लिए सहयोगी होता है और लाइपेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फिर से देख लीजिए, पेप्सिन एंजाइम किसके लिए हेल्प है, प्रोटीन के लिए हेल्प करता है। रेनिन जो है कैसीन प्रोटीन यानी दूध में पाए जाने वाला, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने में, और लाइपेज वसा में। तो पेप्सिन टूट के पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन जो है कैल्शियम पैराकैसिनेट यानी दही में, जैसे आप दूध वगैरह पी रहे हैं तो कन्वर्ट होकर दही में। और फिर लाइपेज एंजाइम जो होता है यह फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ एक फैक्ट है जो आपको नोट करना है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, दूध को दही में परिवर्तन करने वाला जो एंजाइम है वह रेनिन एंजाइम है, जो कहाँ पाया जाता है, आपके पेटों में। ठीक है, बात करें आमाशय। आमाशय में भोजन के किस घटक का पाचन नहीं होता है, पेट में। आप देखिए हमने क्या देखा, पेट में प्रोटीन का और वसा का पाचन होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, याद रखना है। तो आमाशय में कौन से घटक का पाचन नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। ओके, किसका नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। अब बात करते हैं छोटी आंत में। अब जब आपका जो भोजन है अब पेट से जब आगे बढ़ता है छोटी आंत में जाता है, तो यह क्या प्रोसेस होता है समझिएगा। सबसे पहले आप देखिए, एक हमारे ड्यूडेनम होता है जिसको हम ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये लीवर है। ठीक है, ये क्या है, ये लीवर है। ये लीवर, इसको यकृत या जिगर के नाम से भी या कलेजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लीवर। अब जब ये भोजन जो फूड है ये जब आगे बढ़ता है इधर, तो ये हमारा जो लीवर है यहाँ अपना खुद का एक बाइल जूस सिक्रेट करता है। क्या करता है, बाइल जूस। ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। किसमें होता है, लीवर के अंदर होता है। तो ये आपको देख रहे हैं, ये लीवर है और ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और यह जो है पित्ताशय यानी ये जो गॉल ब्लैडर है पित्ताशय, ये पित्त रस स्रावित कर रहा है। और ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं ग्रहणी, ड्यूडेनम। ठीक है, ग्रहणी है। अब ये जब भोजन आगे बढ़ता है और ये इधर से बाइल जूस सिक्रेट करता है, और जब भोजन में ये बाइल जूस मिलता है तो खाना को क्षारीय बनाता है। ओके, क्या करता है, खाना को क्षारीय बना देता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको पैनक्रियाज दिख रहा है ना, इधर पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है, इसको अग्नाशय कहते हैं। अब इधर से ये जो पैनक्रियाज आपको दिख रहा है, इधर से यह अग्नाशय रस सिक्रेट होता है और इधर से ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, और ये जाकर के ड्यूडेनम ग्रहणी में हमारे फूड में मिल जाते हैं। ठीक है ना, और यह इधर से बाइल जूस और इधर से अग्नाशय रस, ये दोनों जो है ये ड्यूडेनम यानी ग्रहणी में जाकर के फूड में मिल जाते हैं और खाना को क्षारीय बनाते हैं, और जो भी कुछ एंजाइम्स होते हैं टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो बात करें थोड़ा सा लीवर के बारे में, तो यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यकृत यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है, इसको रेडिश ब्राउन कलर होता है, इसका हल्का सा रेडिश ब्राउन। राइट साइड में यानी कि यह कहाँ होता है, शरीर के दाएं भाग में। शरीर के दाएं भाग में होता है हमेशा, ये राइट साइड में होता है। और हैपेथोलॉजी, ठीक है, इसकी चिकित्सा को क्या कहा जाता है, हिपैथोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बात करें और कुछ फैक्ट्स, तो लीवर यानी कि यकृत पित्ताशय स्रावित करता है। यकृत से कौन सा जूस निकलता है, तो बाइल जूस। ओके, याद रखिए कौन सा जूस निकलता है, तो बाइल जूस निकलता है। उसके बाद बाइल जूस इज ए स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर, और ये पित्ताशय
पित्त रस जो है पित्ताशय में संचित हो जाता है, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और पित्त रस में कोई भी एंजाइम, मतलब जो पित्त रस होता है प्योर वो बाइल जूस होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम्स नहीं होता है, सिर्फ पेट में ही एंजाइम की आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लीवर में ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया जाएगा। ओके, पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। और ये किसके लिए, जो बाइल जूस होता है क्यों हेल्पफुल है, वसा, ठीक है, वसा के पाचन में ये जो है सहयोग करता है। ओके, प्रोटीन के पाचन में पेट में पाए जाने वाले एंजाइम्स पेप्सिन, रेनिन ये सब करते हैं। वसा के पाचन में पित्त रस यानी बाइल जूस जो है हेल्प करता है। ओके, अब बात करें थोड़ा सा बाइल जूस के बारे में समझते हैं। बाइल जूस जो है इसको इमल्सिफिकेशन या पाइसिंग, यानी जैसे कि मान लीजिए वसा की एक कोई बड़ी ड्रॉप हो गई, बिगेस्ट ड्रॉप किसकी हो गई, वसा की, ठीक है, बिग फैट ड्रॉप हो गई। अब उसका ये क्या करता है, बाइल जूस उसको इमल्सीकरण कर देता है, यानी पाइसीकरण कर देता है। और यह छोटे छोटे ड्रॉप्स में, जैसे एक बड़ी ड्रॉप हो गई तो ये इमल्सीकरण करके इसको छोटे छोटे बूंदों में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किसका कार्य होता है, बाइल जूस का होता है। आप यहाँ से समझिए थोड़ा सा डायग्राम के बेस पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हिस्सा होता है यह ड्यूडेनम ग्रहणी कहलाता है। ओके, अब क्योंकि ये एक्चुअल में ड्यूडेनम जो है ये छोटी आंत का हिस्सा है, छोटी आंत का पहला पार्ट हो गया, फिर छोटी आंत का दूसरा हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऐसे करके यहाँ तक ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, यानी अर्घ या फिर क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत कह सकते हैं इसको। ठीक है, फिर लास्ट का पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं, क्षुद्रांत। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अग्र क्षुद्रांत और ये वाला जो हिस्सा है क्षुद्रांत कहलाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब बात करते थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में। ठीक है, समझिएगा पैनक्रियाज। तो बाइल जूस जो है आपका, ये हमारा पेट है और ये हमारा लीवर है, यहाँ से बाइल जूस सिक्रेट हो रहा है। और ये आप पैनक्रियाज से हमने बताया था, यहाँ पर पैनक्रियाज से अग्नाशय रस निकलता है। ठीक है, तो अग्नाशय रस में एंजाइम्स होते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम, जो यहाँ से जो ये सिक्रेट हो रहा है ना, ये जो अग्नाशय है ये इसको पैनक्रियाज कहते हैं, पत्ते की तरह होता है, तो हमारे ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। तो ये आप देख रहे हैं ना, यहीं पर जो ये अग्नाशय रस निकलता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ओके, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम जो है ये पाए जाते हैं। याद रखिए कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम, ये तीनों एंजाइम सीक्रेट होते हैं। बाइल जूस का काम क्या होता है हमने अभी बताया, जो फैट की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स होती हैं उसको क्या करना, छोटे छोटे ड्रॉप्स में इमल्सिफिकेशन कर देना, ठीक है ना, तोड़ देना, बाइल जूस का काम होता है, इसलिए हेल्पफुल है। अब थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में हमने देखा कि 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन के पाचन में सहयोग करता है, एमाइलेज स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है, लाइपेज जो है लिपिड के पाचन में इस्तेमाल करता है। ओके, तीनों, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में, एमाइलेज जो है स्टार्च के पाचन में, और जो लाइपेज है किसमें, वसा के पाचन में हेल्प करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है यह आपको किस में कन्वर्ट होता है, यह पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एमाइलेज एंजाइम है यह माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और लाइपेज जो है फैटी एसिड और ग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये अग्नाशय में पूर्ण पाचन रस होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जो है ये सिक्रेट करता है और हमारे भोजन में जाके मिलता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन में, एमाइलेज माल्टोज में, और लाइपेज जो है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। आप बॉडी का ये वाला पार्ट देख रहे हैं, हमने बताया था कि जो लीवर होता है वह राइट साइड में होता है, लीवर कहाँ होता है, राइट साइड में। तो ये बॉडी का पार्ट देख रहे हैं ना, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इधर वाला जो हिस्सा है वो लेफ्ट कहलाएगा और इधर वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं जूजेनम। जूजेनम
अग्र क्षुद्रांत की बात करते हैं, जो कि छोटी आंत का दूसरा हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा वो ग्रहणी कहलाया, ठीक है ना। अब जो यहाँ से लेके आधा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये ज्यूजेनम कहलाएगा। अग्र क्षुद्रांत में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसका कार्य क्या है, इसको समझिएगा। अग्र क्षुद्रांत में इसका कार्य होता है क्या करना, अग्र क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण कर ले, मतलब कि जो कुछ भी हमने खाया पिया है, खाया हुआ जो भी कुछ है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। बॉडी क्या करती है, उसको छोटी आंत उसको क्या कर ले, अवशोषित कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लोगी, ठीक है। इसका मेन यही कार्य होता है, क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना यानी। और सबसे ज़्यादा अवशोषण जो है, कुछ भी हम खाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो अवशोषण है हमारी छोटी आंत का, ये दूसरा हिस्सा करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका ज्यूजेनम, अग्र क्षुद्रांत, ठीक है। इसमें पाचन नहीं होता है, ये अवशोषण होता है इसमें। अब तीसरा हिस्सा जो हमारा क्या कहलाता है, तीसरा हिस्सा जिसको हम इलियम कहते हैं, जो लास्ट का हिस्सा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के आखिरी तक, यहाँ से यहाँ तक का जो आखिरी हिस्सा होगा, ये ज्यूजेनम का इलियम कहलाएगा। इसको हम क्षुद्रांत कहते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये ग्लैंड है, ग्लैंड्स में है, तो ये ग्लैंड है, और फिर यहाँ पे अग्र ग्रंथियाँ आंत्र यानी स्टल्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और ये क्या करता है, यहाँ पर आंत्र रस, ये भी जो है बाइल जूस यानी इंटरस्टिशियल जूस यानी आंत्र रस जो है सिक्रेट करता है। और इस पे कौन से प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, देखिए इस पर जो है आपको कैसे एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, तो इस पर आपको लैक्टोज एंजाइम, सुक्रोज एंजाइम, माल्टोज एंजाइम, पेप्टाइड और लाइपेज एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के एंजाइम से सिक्रेट करता है, 5। आपने देखा था दूसरा वाला जो पार्ट था यानी ज्यूजेनम, उसमें किसी प्रकार के एंजाइम्स रिलीज नहीं होते, वो सिर्फ अवशोषण करता है, लेकिन इसमें 5 प्रकार के एंजाइम जो है रिलीज करता है। लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, पेप्टिडेज और लाइपेज, 5 प्रकार के एंजाइम जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। तो पाचन जो प्रक्रिया है यह पूर्ण होती है आधा छोटी आंत में, छोटी आंत के इलियम में, और मैक्सिमम सर्वाधिक जो है छोटी आंत की क्षुद्रांत में कवर हो जाती है। अब ये 5 प्रकार के एंजाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं हम लोग इसका आखिरी, अभी बड़ी आंत पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और बिल्कुल आप शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इस तरीके की और वीडियोज़ अगर आप चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।